वीडियो चालू है। वेलकम, जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण में, जिसमें 10वीं वर्ग में यदि आप हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ लेते हैं तो 90 प्लस मार्क्स आना संभव है, क्योंकि 50% ही हल करने को कहता है, जिसमें 50% व्याकरण से पूछा जाता है। यदि आप हिंदी किताब को छोड़ दें, यदि हम व्याकरण को ही पूरी तरह तैयारी कर लेते हैं तो हिंदी हमको पास मार्क्स या 90 प्लस देना कोई संकोच नहीं करेगा। तो आज बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण में। और हिंदी व्याकरण में आप जानते हैं कि भाषा है ये हमारा हिंदी हमारी भाषा है। तो भाषा का इकाई आप जानते हैं वर्ण है। भाषा का इकाई वर्ण है। तो पहले हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। पहले हम बढ़ेंगे वर्ण, उसके बाद वर्ण जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उससे शब्द बनता है, जिसके आधार पे हम शब्द की परिचय प्राप्त करेंगे। आप सबको पता है कि वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। उसके बाद शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य, या अर्थात वाक्य पढ़ेंगे। बहुत सारे वाक्य मिल के क्या बनता है, गद्यांश बनता है। और गद्यांशों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक कहानी। और आप सभी जानते हैं कि हिंदी विषय में हमें कहानी ही पढ़ना पड़ता है। और हमारा जो बेसिक होता है हिंदी व्याकरण का, वर्ण, शब्द, वाक्य और गद्यांश, व्याकरण वाक्य तक ही हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि वाक्य के कितने प्रकार हैं, शब्द क्या है, वर्ण क्या है, इनके आधार पे हम आज विशेष चर्चा करेंगे। तो पहला आता है वर्ण। वर्ण क्या है? तो हिंदी भाषा में बताया जाता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। अर्थात भाषा एक ध्वनि के आधार पे व्यक्त किया जा सकता है, लिखित के आधार पे व्यक्त कर सकते हैं। भाषा है, भाषा तो अनेक प्रकार की है हमारे देश में, लगभग बहुत ज्यादा, जिसमें से हमारा जो मैट्रिक का एग्जाम होता है उसमें से हिंदी होती है, संस्कृत होती है, इंग्लिश होती है। 3 भाषा ही हमारा मैट्रिक का एग्जाम में, अर्थात 10वीं वर्ग के एग्जाम में परिपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश का तो कोई मूल्य अंक के रूप में दर्शाया नहीं जाता, लेकिन इंग्लिश आगे चलकर बेहतर होती है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में, जिसे लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं या तो बोलकर। लेकिन भाषा एक बोलने की ही कला है, लिखने के रूप में तो प्रदर्शित करते ही हैं, लेकिन बोलना सबसे पहले वही होता है वर्ण। वर्ण को यदि हम अंकित करते हैं किसी भी आकृति में, उसे शब्द कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण को किसी भी आकार में इंगित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अक्षर। तो वर्ण की परिभाषा क्या है, बात करते हैं। वर्ण की परिभाषा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया
जा सके। अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। वर्ण में आप पहले पढ़े हुए हैं। वर्ण का परिचय जैसे हम लोग शुरू करते हैं हिंदी में अ से, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री। ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, र और ढ। तो ये सारे हमारे क्या हैं हिंदी में वर्ण। अब जानते हैं कि हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, जिसको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो हिंदी के कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो वर्णों में। पहला आता है स्वर वर्ण, दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। अब ये स्वर वर्ण क्या है या व्यंजन वर्ण क्या है? आप पढ़े हैं, याद दिलाते हैं हम आपको कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं की जा सके, परिपूर्ण खुद में हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि वैसा स्वर या वैसा ध्वनि जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितना होती है हिंदी में? स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 11 होते हैं।
जिसमें अ है, आ है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई। कलर नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर। देखो, ओह, ये भी नहीं दिख रहा है। ये जो हमारे हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सभी स्वर वर्ण हैं। क्या है ये? स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब ये स्वर वर्ण 11 तो लिख दिए, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आप उच्चारण जब करते होंगे तो क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे के सारे वर्ण जो हैं इसके उच्चारण में हम अ का उपयोग करते हैं, अर्थात अ की सहायता लेते हैं। बिना अ की सहायता से इसका उच्चारण परिपूर्ण रूप से हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं बाबू? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये सभी हमारा व्यंजन वर्ण हुआ। ये जो अभी लिखे हम क ख च छ ट ठ त थ या प फ य र ल तलम समृद्धन स दंत स ह, ये सभी के सभी हमारे व्यंजन वर्ण में आते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या यदि बोले तो कितना होती है? तो 5 6 25 और 8 33। कितना होती है व्यंजन वर्ण की संख्या? कुल 33 होती है। और स्वर वर्ण की संख्या कितना होती है? 11। तो ये आप देख लिए कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको अभी यहां तक आया नहीं है, जिसे हम लिख सकते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये कौन सा वर्ण है? दूसरी बात है, एक जो हम लिखे थे ढ, र या र, ढ, जिसको हम
हिंदी वर्ण बोला जाता है। देखिए, अक्षतरोग्यों और स्वर जो है इसे संयुक्त वर्ण बोला जाता है। संयुक्त वर्ण क्या है ये हम विशेष आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि स्वर वर्ण के प्रकार भी होती है। क्या होती है? स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण के प्रकार होते हैं स्वर वर्ण की प्रकार। स्वर वर्ण की प्रकार बोले तो उच्चारण के आधार पे होता है, जिसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं और प्लुत स्वर बोला जाता है। क्या क्या? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यदि ह्रस्व स्वर की संख्या यदि हम देखेंगे तो ह्रस्व जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ये क्या है? तीनों ह्रस्व स्वर हैं। अ, ई, उ, ये तीनों तीनों ह्रस्व स्वर है। उसके बाद जो दीर्घ स्वर आते हैं आ, दीर्घ ई, ये तो नाम से ही पता चलता है, इसे हम दीर्घ ई बोलते हैं। उसके बाद इसे भी दीर्घ उ बोलते हैं। और री भी जो है ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ए दीर्घ स्वर है, ऐ दीर्घ स्वर, ओ दीर्घ स्वर और औ, ये सभी क्या है? यानी कह दे तो दीर्घ स्वर की संख्या कितना? 8 होती है। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितना? तो 3। लेकिन ये प्लुत स्वर क्या है? यानी जिसके उच्चारण में, देखिए ये जो था ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में सिर्फ एक एक वर्ण था, लेकिन दीर्घ स्वर यदि देखते हैं तो 2 वर्णों के मेल से बना था। कितने वर्णों से? 2 वर्ण। जैसे आ देखेंगे तो अ को अ के साथ मेल हुआ था, आ बना था। और ह्रस्व ई को भी देख सकते हैं, ह्रस्व ई यानी ह्रस्व ई मिलके बना दीर्घ ई। ह्रस्व उ को भी देखते हैं तो ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ बनता है। और उसी प्रकार री, यानी उच्चारण में क्या लगता है? इसमें जोर लग रहा है, जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसी प्रकार प्लुत स्वर के उच्चारण में जोर हो, जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में हम 3 वर्ण ले सकते हैं, कोई भी वर्ण। जैसे ओम आप जानते हैं, ओम जिसे हम बोलते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार बहुत महत्व होता है इनका। ओम हमारा क्या है? प्लुत स्वर है। राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें 3 वर्ण है। लेकिन राम इसलिए नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि राम के ये 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर आ जाता है, क्योंकि र और आ, मो और ओ अंत में होता है, इसलिए राम नहीं लिख सकते हम, इसलिए ओम लिखते हैं। ओम क्या है हमारा? प्रणव अक्षर भी बोलते हैं इसको, प्लुत स्वर है। अब बात करते हैं हम व्यंजन स्वर के बारे में। व्यंजन स्वर के बारे में बात कर देंगे तो आपको पहले हम बता दें कि जितने भी वर्ण लिखा गया था आपके समक्ष, कुल कितना व्यंजन वर्ण था? 33 था। जिसमें से क का एक भाग में 5 था, च के एक भाग में 5 था, ट के एक भाग में 5 था, त के एक भाग में 5 था, प के एक भाग में 5 था। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यंजन जो होती है, व्यंजन वर्ण,
उसमें हम क ख को जो आता है उसे हम कवर्ग के नाम से जानते हैं। च छ में जो आता है उसे चवर्ग बोलते हैं। ट ठ में आता है उसे टवर्ग बोलते हैं। यानी ट के वर्ग, ट के सामूहिक, ट के संग जो भी आता है उसे टवर्ग। उसी प्रकार त के साथ जो भी आए तवर्ग, और प के साथ आए पवर्ग। आप देख चुके हैं यहाँ पे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये पांचों वर्गों में कितने संख्या है? 5 है। तो ये पांचों को मिला करके एक इसका न्यू नाम दिया गया जिसका हम स्पर्श वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन भी हम लिख सकते हैं। स्पर्श वर्ण बोला जाता है। यानी पांचों के 25 को नाम से क्या नाम जाना जाता है? एक स्पर्श वर्ण। अर्थात हम पूछ सकते हैं कि कवर्ग कौन सा वर्ण है? तो स्पर्श वर्ण है, व्यंजन वर्ण भी है। चवर्ग में कौन सा वर्ण है? तो स्पर्श वर्ण, व्यंजन वर्ण भी है। उसी प्रकार यौरा तो हमारा व्यंजन वर्ण था, लेकिन यो, र, ल और वो को अंतः अस्त रखा गया। अब ये क्या है अंतः अस्त? तो इसके उच्चारण के समय इसको दबा के बोला जाता है, जैसे य, र, ल, वो। लेकिन यही कह दें तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व का जो उच्चारण होता है इसमें जोर लगता है। अर्थात पूरे मुंह खोल के बोलते हैं, ऊर्जा एनर्जी से बोलते हैं, जिसे हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ऊष्म व्यंजन। यानी हम यदि आपसे पूछे कि व्यंजन वर्ण को बांटा कितने भागों में गया है, तो आप बताइएगा स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ, ऊष्म। स्पर्श वर्ण में कौन कौन सा? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यदि पूछ ले स्पर्श वर्ण की संख्या कितना, तो कुल कितना है? 25। अंतःस्थ की कुल संख्या कितना? तो 4। ऊष्म व्यंजन की कितना संख्या? 4। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना? 33। और ये एग्जाम में वीवीआई के रूप में जिसे आप जानते हैं वो यही है कि वर्ण के बारे में ये पूछा जाता है कि कवर्ग में कौन कितने संख्या होती है, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्णों की संख्या होती है, स्पर्श वर्ण में कितनी संख्या होती है, व्यंजन वर्ण में कितना संख्या होते हैं, या ह्रस्व स्वर की संख्या क्या है, या ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इस प्रकार से आपने हिंदी में जो हमारा परिचय था व्यंजन और स्वर वर्ण को पा लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो हम व्यंजन वर्ण की परिभाषा जो दिए थे कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता या अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो वो क्या है उसके बारे में आज देखते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया था जैसे क को क्या बोले हमने? व्यंजन वर्ण है। लेकिन व्यंजन वर्ण ये है तो इसके साथ अ का मेल है इसलिए, लेकिन इसमें यदि हम अ को हटा दें तो इसे हम हल वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हल वर्ण। अर्थात जिसमें हल का चिन्ह लगा दें उसे हम हल वर्ण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हल वर्ण। क्योंकि ये परिपूर्ण रूप से पूरा नहीं है, इसे हम हल वर्ण भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो इस वर्ण का उच्चारण में जो पहले हम बताए थे कि स्वर वर्ण की सहायता से ली जाती है, इसका उच्चारण की जाती है, क्या ये वास्तविक सही है? तो आगे देखते हैं। देखिए क के साथ क मिला तो ये परिपूर्ण रूप से क हो गया था, लेकिन आ मिला तो क्या हो गया था? का हो गया। ई मिला तो की। उसी प्रकार दीर्घ ई मिल गया तो की। ह्रस्व उ मिल गया तो कु। दीर्घ उ मिल गया तो कु। री मिल गया तो क्री। ए मिल गया तो के। ऐ मिल गया तो कै। ओ मिल गया तो को। और औ मिल गया तो कौ। और ये अंश और विसर्ग
ये क्या है? ये उस वक्त भी हम नहीं बताए थे, क्योंकि औ तक तो बताए थे स्वर वर्ण की संख्या होती है, लेकिन ये क्या है? अब आप कभी पढ़े होंगे 12 खड़ी, क्योंकि आप तो उतने बच्चे नहीं जिसके बारे में कुछ जानकार ही नहीं हो। 12 खड़ी पढ़े होंगे तो उसमें आप ये देखे होंगे क्री नहीं होती है, क्री नहीं होती, और ये 6 और ये 6 12 होते हैं। तो क्री क्यों नहीं होती है, आप कभी सोचे हैं? वास्तव में री का स्वरूप जो होता है संस्कृत के लिए होता है, संस्कृत में री का महत्वपूर्ण योगदान है, और इसलिए ये हिंदी में उपयोग नहीं माना जाता या उपयोग उतना नहीं होता है, जिसके लिए इसको अब बाद में रखते हैं हम। और ये सभी चीज का उपयोग अधिकतर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 12 खड़ी के नाम से जानते हैं, और ये क्री को छोड़ करके। लेकिन अब क्या सिर्फ स्वर वर्ण ही इसके साथ मिलता है? आप भी देख सकते हैं यहां तक तो स्वर वर्ण था, ये अयोगवा हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन क्या सिर्फ स्वर वर्ण ही मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बात, क्योंकि इसके साथ ये भी मिलता है। जैसे क के साथ क मिल गया, क के साथ ख मिल गया, क के साथ ग मिल गया, क के साथ घ मिल गया, क के साथ अंस्वर अंग मिल गया। तो अंग का ही रूप होता है अंस्वर। क्या होता है बाबू? अंग का रूप अंस्वर। तो यदि क के साथ अंस्वर अंग का मिल गया तो उसे अंस्वर रूप बोलते हैं हम, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए? कंग लिख दिए। क्या लिख दिए? कंग। क्या फिर से आगे जब देखते हैं, क के साथ च मिल गया और क के साथ छ मिल गया, तो इसको हम लोग अक्षों बोलते हैं। आप देखे होंगे अक्षों का उपयोग। क्या जी, आप जानते हैं अक्षों का उपयोग कहां, क्या इसी से बनता है? बिल्कुल गलत बात। बनता है? नहीं, आप सब झूठ बोलते हैं। ये लिखता है, ये और फिर से क्या हो गया? अंस्वर। यानी हर एक पंचमा अक्षर अंस्वर के रूप होता है। और आगे इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। फिर से हम इसके साथ क को ट के साथ मिला सकते हैं, क को ठ के साथ, क को ड के साथ, क को ढ के साथ, और फिर कौनसर। क के साथ त, क के साथ थ, क के साथ द, क के साथ ध, फिर कौनसर। क के साथ प, फ, ब, भ, और इसको भी हम अंस्वर ही रखते हैं, यानी कि कम बना देंगे, नहीं अंस्वर। लेकिन यहां से जैसे ही के बढ़ते हैं और ये जो क के साथ यदि र आता है तो इसी को हम क्र, च्र, ट्र, त्र जो पढ़ते आते हैं ना, जिसको लिखने में बहुत दिक्कतें होती है, किसी को कहते तो क्रम लिखने के लिए लिखता है करम अकरम, क्रम नहीं लिख पाता है। क्यों? क्योंकि उसको संयुक्त वर्ण इस प्रकार से, क जो होता है, क के साथ यदि र आता है तो वह क्या पैर में लटक जाता है। और क्र, उसके बाद कल, क, फिर स। और ये जो आपने उस वक्त देखे थे, ये क और स मिलकर जो बनता है, इसी को हम अक्षों कहते हैं। आप वहां बोल रहे थे क और छ के साथ, लेकिन अक्षों यहां होता है। उसके बाद और ये जो है विसर्ग जो लिखते हो आप, ह का ये रूप है, किसका रूप है बाबू?
ह का, यानी ह का चिन्ह हम विसर्ग रूप से मानते हैं। ठीक है, तो यानी हम यदि कह दें तो अ से लेकर के ह तक जितने भी हमारा व्यंजन वर्ण था, स्वर वर्ण था, सबको मेल किया गया, लेकिन उसमें देखा हर एक पंचमा अक्षर अनुस्वर के रूप में था। उसके बाद ह का जो रूप था वो विसर्ग के रूप में। लेकिन ये जो बीच में जितने भी वर्ण मिला था, क्या ये भी वर्ण है? नहीं, ये संयुक्त वर्ण है। क्या है बाबू? संयुक्त वर्ण। इसे हम संयुक्त वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखे थे कि अक्षों और त्रों, अक्षों, त्रों, ज्ञों और स्रों, ये चारों वर्ण संयुक्त वर्ण के रूप में पहले से उपयोग में आता है, जिसको हमने लिख दिए थे। और दो वर्ण लिखे थे जिसको हम ढ बोलते हैं और एक बड़ी र बोला जाता है। ये हिंदी का वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी का वर्ण। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो 4 ही संयुक्त वर्ण जोड़ते हैं। ऐसे तो बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि अभी क के साथ ही मिलाए तो एक ये अक्षरों का उपयोग हुआ। ये भी आता है, क्या इसका उपयोग नहीं होता है? आप वाक्य लिखते हैं तो क्या वाक्य नहीं इस तरह से लिखते हैं? तो ये क्या पढ़ते हैं? यदि हिर्जा लगाने के लिए बोल दिया जाए तो क्या बोलिएगा? वाकर को यह संयुक्त बोलिएगा ना। जैसे ही संयुक्त बोलिएगा तो ये संयुक्त वर्ण हुआ कि नहीं हुआ? संयुक्त वर्ण हुआ। तो संयुक्त वर्ण की संख्या अनंत हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर एक वर्ण के साथ मिल रहा है, मिल रहा है तो अनंत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? संयुक्त वर्ण। लेकिन संयुक्त वर्ण मूल रूप से 4 होता है, जो जिसको उपयोग में बहुत ज्यादा लाते हैं। ठीक है, तो कुल कितने वर्ण है हिंदी में? 11 आपने देखे थे, क्या था? स्वर वर्ण। 33 था व्यंजन वर्ण। उसके बाद ये 4 6, 4 और 2 कितना हुआ? यदि जोड़े तो 44 6 52। क्या जी सही है? 44 से 50 होता है। और 2 जो अंग और अह रखे थे, ये अयोगवा दोनों मिलकर 52 बनाता है। अर्थात 26 की कुल लेटर कितना है? 52 है। जैसे आंसर यहां पे आप देखें ना, इसी का रूप दिया हुआ अंग है, क्योंकि अधिक रूप में जैसे अ का प्रयोग होता है, यानी स्वर वर्ण के साथ तो यूज होता ही था, लेकिन अंस्वर का भी उपयोग स्वर की ही भांति होने लगा और अह का भी उपयोग स्वर वर्ण की भांति होने लगा। इसलिए 12 खड़ी के रूप में अंस्वर और अह दोनों अयोगवा के रूप में रख लिए। कुछ देखे होंगे राजा के साथ या कुछ टीचर के साथ उनके विद्यार्थी परस्पर संबंध में रहते हैं, तो उन्हें टीचर की ही भांति देखा जाता है। जैसे आप लोग के भैया जो पढ़ाते थे पहले, तो भैया भी आपके टीचर के ही भांति थे, क्योंकि वो टीचर की भांति आपको व्यवहारित रहते थे। क्योंकि जिस तरह से स्वर वर्ण की उपयोग अधिकतर होता है, उसी प्रकार अंसर और विसर्ग का उपयोग हो रहा है। इसीलिए हम इसको अयोगवा के रूप में रखे, लेकिन 12 खड़ी का एक मूल रूप है। तो इतना तक आप समझ गए। यदि आपसे इसमें पूछें हम कि संयुक्त वर्ण क्या है, तो आप बता सकते हैं ना? क्या 1 2 4? मूल रूप से 4, लेकिन यदि पूरे बताया जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये वर्ण के बाद आपसे बात करते हैं हम इसके उच्चारण स्थान के बारे में। आगे भी वर्ण के प्रकार बताएंगे, लेकिन पहले उच्चारण स्थान के बारे में बात कर लेंगे। उच्चारण स्थान यदि बात कर लेते हैं तो उसके बाद फिर से वर्ण के प्रकार जो होते हैं, जैसे अघोष अघोष हो गया, इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये कल बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।